अस्सलामुअलैकुम लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ रिजवान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर को, जो हमारा लेक्चर नंबर 6 है पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर की जो सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है उसमें आज हमारी जो डिस्कशन होगी वो होगी बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ऊपर। यहाँ पे हम देखेंगे कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता क्या है, उसके काजेस क्या है, प्रेवलेंस के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा हम सिम्टम्स पे या फिर आप कह सकते हैं कि जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है इसका, कि किन बेसिस पे, किन सिम्टम्स के बेसिस पे हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, उसकी बात करेंगे। एंड एट द एंड हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट पे। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डिस्कस करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं जी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते क्या है, इसको रिवाइज करते जाते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर बेसिकली ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि एक इंसान को दूसरे इंसान को के साथ जिस बेस पे डिफरेंस किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है दो पर्सन्स के दरमियान उनके कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, जो उनकी पर्सनालिटी बना रहे होते हैं, वो होते हैं आपके पास आपका थिंकिंग पैटर्न, आपका बिहेवियर, आपके एक्सपीरियंस, आप किस चीज़ को किस तरह से परसीव कर रहे हैं, आप किस चीज़ के बारे में किस तरह से थिंकिंग कर रहे हैं। एक इंसान की थिंकिंग दूसरे इंसान की थिंकिंग से डिफरेंट होती है, एक इंसान का बिहेवियर दूसरे इंसान के बिहेवियर से डिफरेंट होता है। इसके अलावा आप किस तरह से लोगों से अटैच होते हैं, आपके अटैचमेंट का जो बिहेवियर है, आपके जितने भी बिहेवियर आप शो कर रहे होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, उनमें जब डिस्टर्बेंस आती है तो वो आपके पास बन जाती हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि आप डिस्टर्बेंस आपके चाइल्डहुड में भी आ सकती हैं, ठीक है, और चाइल्डहुड से चलते चलते राउंड अबाउट 18 ईयर तक आपकी जब पर्सनालिटी स्टेबल हो जाती है, वही जो आपकी चेंजेस आई थी आपके बिहेवियर में, आपके थिंकिंग पैटर्न में, वही आकर आपकी पर्सनालिटी बना देती हैं। क्योंकि 18 ईयर तक आपकी पर्सनालिटी जो है वो स्टेबल हो जाती है। तो जितने भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं उनको 18 ईयर से अबव ही हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं। 18 ईयर से बिलो आप पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डायग्नोस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक चीज़ जो आपके लिए है वो ये है कि आपके जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म पैटर्न या चेंजेस होती हैं आपके बिहेवियर में, किसी भी पेशेंट के बिहेवियर में, किसी भी पेशेंट के इनर एक्सपीरियंस जो होता है वो उसके सिग्निफिकेंट मार्क होता है आपके लिए। एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ साइकेट्रिस्ट आप उसको जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं इजी वे में कि आपके पास कौन सी चेंजेस आ रही हैं, उसके कौन से कैरेक्टरिस्टिक को अफेक्ट करेंगे, क्या उसकी थिंकिंग को अफेक्ट करेंगे या उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को अफेक्ट कर रही हैं, मतलब कि उसके लोगों के साथ रिलेट होने को अफेक्ट कर रही हैं। तो चलते हैं अपने आज के डिसऑर्डर की तरफ, जिसको कहते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। बात कर लेते हैं अपने आज के डिसऑर्डर पे, जिसका नाम है जी बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर के अंदर जो आपको कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे दैट इज आपके पास आ जाती हैं जी मूड स्विंग्स आ जाते हैं पेशेंट के। इसके अलावा इम्पल्सिव बिहेवियर आ जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिविटी पाई जाती है इसके अंदर। इसके बाद आपके पास अनस्टेबिलिटी इनके पर्सनल रिलेशनशिप्स में पाई जाती है, ठीक है। अगर मैं इनके कॉमन सिम्टम्स की बात करूँ जो आपको देखने को मिलेंगे कॉमनली इन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के अंदर, वो आपके पास यही मूड स्विंग्स होता है, इम्पल्सिविटी होती है, एक और चीज़ होती है उसको हम कहते हैं एम्प्टीनेस। पर्सन को बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस फील होती है, ठीक है। एम्प्टीनेस के मतलब उसको फील होगा कि आपके एम्प्टीनेस की वजह से उसके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो भी स्टेबल नहीं रह पाते, उनमें अनस्टेबिलिटी आती है। ये आगे चलकर जब सिम्टम्स डिस्कस करेंगे तो इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये जो आपके पास अनस्टेबिलिटी आती है इनके पर्सनल रिलेशनशिप्स के अंदर वो किस तरह से आती है और किस तरह से एम्प्टीनेस जो है वो इसकी रीज़न बनता है। उसके बाद आपके पास आ जाती है एक्सट्रीम अटैचमेंट या एक्सट्रीम डिटैचमेंट। बॉर्डर लाइन का मतलब है कि बॉर्डर के ऊपर है ये, ठीक है, बिल्कुल बॉर्डर पे होता है, या तो एक्सट्रीमली अटैच हो जाएगा किसी भी पर्सन के साथ या फिर एक्सट्रीमली जो है वो डिटैच होगा। अगर अटैचमेंट हो गई है तो इस लेवल की अटैचमेंट हो जाएगी कि वो हर चीज़, वो इस रिलेशनशिप में, चाहे वो फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप है, चाहे वो हस्बैंड का रिलेशन वाइफ के साथ है या वाइफ का हस्बैंड के साथ है, तो इस पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस रिलेशनशिप के लिए कुछ भी कर जाते हैं क्योंकि उनको एम्प्टीनेस का फ़ील होता है कि वो एम्प्टी ना रह जाए, ठीक है, उनका पर्सन जो उनका पार्टनर है या जो उनका फ्रेंड है वो लूज़ ना हो जाए। तो ये चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से इनके अंदर एक्सट्रीम अटैचमेंट एंड एक्सट्रीम डिटैचमेंट पाई जाती है। इसके अलावा इनके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर देखने को मिलता है आपको। इसके अलावा आपके पास एंगर की वजह से जो है ये सेल्फ हार्म भी करते हैं, ये चीज़ भी इनमें आती है आपको और देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास
पास आ जाती हैं कॉमनली मूड स्विंग्स आते हैं, इम्पल्सिविटी आती है, अनस्टेबिलिटी आती है पर्सनल रिलेशनशिप्स के अंदर, एक्सट्रीम अटैचमेंट एंड एक्सट्रीम डिटैचमेंट होती है, एंगर देखने को मिलता है और इसके अलावा सेल्फ हार्म देखने को मिलता है। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें सबसे पहला जो फैक्टर आ जाता है आपके पास जेनेटिक्स कहा जाता है। जेनेटिक्स के बाद आपके पास अगर फैमिली मेंबर या फिर क्लोज जो रिलेटिव्स हैं उनमें अगर ये पर्सनालिटी पाई जाती है तो चांसेस हैं कि आगे पर्सन में भी ये डिलीवर होगी। देन आपके पास आ जाती हैं जी चाइल्डहुड ट्रॉमा, चाइल्डहुड अब्यूज, चाइल्डहुड ट्रॉमास, और ये सारी चीज़ें भी आगे इस पर्सनालिटी को ट्रिगर कर रही होती हैं। वो सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है, वो फिजिकल अब्यूज़ हो सकता है, किसी भी किस्म का अब्यूज़ हो गया, किसी भी किस्म का ट्रॉमा चाइल्डहुड में, चाहे उसने पेरेंट्स की कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा देखी है, ठीक है। इसके अलावा और बात करें तो ब्रेन डैमेज में आपके पास कुछ ब्रेन के पार्ट होते हैं जो कि आपके इमोशंस और आपके जो एहसासात हैं उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर उनमें डैमेज हो जाए, उनका कोई भी पार्ट डैमेज हो जाए ब्रेन का, तो आपके पास ये लीड कर सकता है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे। इसके अलावा आपके पास प्रेवलेंस की बात करें तो ये आपके पास देखने को मिलता है 1.6, बट इसकी जो हाईली आपको देखने को मिलेगी वो फीमेल में ज़्यादा मिलेगी, और उसकी जो परसेंटेज पाई जाती है 5.9% आपके पास। अभी जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी अगर हम अभी के मीडियम पॉपुलेशन पे इन्होंने देखी थी, लेकिन अगर हम अभी देखें तो ये 5.9% तक जो है वो इंक्रीज कर चुका है और ज़्यादातर फीमेल में पाया जाता है। चलते हैं जी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ, या फिर आप इसको कह सकते हैं इसके सिम्टम्स। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इसको आपने आपके पास जो क्राइटेरिया है वो क्या है जी, अ प्रोग्रेसिव पैटर्न ऑफ इनस्टेबिलिटी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। हम पहले डेफिनेशन में बात कर चुके हैं सेल्फ इमेज। यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलती है कि पर्सनल की जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उनमें तो इंस्टेबिलिटी आएगी आएगी, लेकिन उसकी जो सेल्फ इमेज है, जो जिससे वो अपने आप को पहचानता है, मतलब आपको आपकी अपनी एक सेल्फ इमेज होती है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप क्या चीज़ हैं और क्या कर सकते हैं। ये चीज़ें आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है ये पर्सन के अंदर नहीं हो पाई जाती, इसमें भी अनस्टेबिलिटी पाई जाती है। इसके अलावा इसके इमोशंस में भी अनस्टेबिलिटी पाई जाती है, इम्पल्सिविटी पाई जाती है, बिगिनिंग बाय अर्ली अडल्टहुड एंड प्रेजेंट इन वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट में आपको देखने को मिलता है। और ये इंडिकेट होता है 5 ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स। ये टोटल 9 सिम्टम्स हैं, इसमें से 5 प्रेजेंट होंगी तो आप इसको डायग्नोज करेंगे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, अदरवाइज नहीं डायग्नोज करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं जी। सबसे पहली जो आपके पास सिम्टम पाई जाती है दैट इज फ्रेंटिक एफर्ट टू अवॉइड रियल और इमेजिन अबॉर्डमेंट। अब यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि पर्सन को डर होता है, चाहे वो इमेजिन कर रहा है, चाहे वो रियल में कर रहा है, उसके पास ऐसे हालात आ गए हैं कि उसको ये डर होता है कि मुझे जो सामने वाला पार्टनर है, चाहे वो उसका फ्रेंड है, चाहे वो उसकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, चाहे वो आप हस्बैंड ले लें या पेरेंट्स ले लें या सिबलिंग ले लें, कोई भी ले लें, जिनके साथ वो अटैच है, वो उसको ये डर होता है कि ये मुझे छोड़ देगा, ये मुझे लीव कर देगा, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो किसी भी हद तक उस रिलेशनशिप के अंदर चले जाते हैं। लेकिन इनके जो मूड स्विंग्स होते हैं, इनकी जो इमोशन में अनस्टेबिलिटी होती है, या फिर आप ये कह सकते हैं इनकी जो एंगर की प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से वो जो रिलेशनशिप जिनको बचाने की ये बेहद कोशिश करते हैं कि किसी भी हद तक उनकी हेल्प करेंगे, कुछ भी कर देंगे उनके लिए, वो फिर भी नहीं रहते, क्योंकि इनकी जो अदर प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं इनको, जैसे इनकी सेल्फ इमेज की प्रॉब्लम आती है, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम आती है, वो काफ़ी इस हद तक इसको जो है वो डैमेज कर रही होती हैं। तो या तो ये रियल हो सकता है या वो इमेजिन हो सकता है। अब रियल कैसे हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो जब उसका मूड स्विंग होंगे, पार्टनर की बात कर लेते हैं, तो सुबह कुछ और इसका मूड था, अच्छा मूड था, अच्छे मूड के साथ अपने हस्बैंड को सी ऑफ किया ऑफिस के लिए, एंड देन जब हस्बैंड रात को आया तो इसका क्या मूड स्विंग हो गया, सैड हो गई, बहुत ज़्यादा एंगर आ गया इसके अंदर, इरिटेशन आई हुई है इसके अंदर। तो क्या है, हस्बैंड भी थका हुआ आया है, वो भी आपके पास जो है वो इतने घंटों के ऑफिस वर्क के बाद आया है, तो उसका भी थोड़ा बहुत एंगर इशू तो होगा, क्योंकि उसमें भी आपके पास जो है वो देखने को मिलेगी कि फटीग की वजह से जो है वो रिलैक्स होना चाह रहा है। लेकिन जब वो घर में आया है तो क्या हुआ है कि दूसरी तरफ जो एंगर था, मूड स्विंग हुआ हुआ है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई है, जिसकी वजह से हस्बैंड जो है ना, एक एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की। तो इसी तरह क्या होता है कि इस पर्सन को बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट होती है। तो हस्बैंड जब तक बर्दाश्त कर सकता है वो करता है, नहीं बर्दाश्त कर सकता है तो रियल में उसको छोड़ने की बिल्कुल वो उस पे चला जाएगा कि मैंने इसको छोड़ देना है। तो रियल में भी ये हो सकता है, ठीक है, और उसको ये डर भी होता है कि मुझे ये छोड़ देगा, और लेकिन उसको ये भी पता होता है कि मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, लेकिन वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही होती, ठीक है, या कर पा रहा होता। ज़्यादातर फीमेल्स में ये पाया जाता है, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रही हूँ।
देन इमेजिन में क्या होगा, इमेजिन में भी ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड वाइफ की एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हस्बैंड ने अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जाना है और जो फीमेल है, जो वाइफ है, उसका मूड नहीं हो रहा, उसका मूड है कि वो उनके साथ बैठ के मूवी देखे या फिर एकदम से उनका प्लान बन गया, हालांकि हस्बैंड का जो प्लान था वो प्री प्लान था, उन्होंने ऑलरेडी अपनी वाइफ को बताया हुआ था। मूड स्विंग्स की वजह से वाइफ का जो मूड है वो बहुत ज़्यादा लो हो गया, जिसकी वजह से वो क्या कहेगी कि आप मेरे साथ ही रहें। अगर हस्बैंड नहीं मानता, चला जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो क्या होगा कि पीछे से वाइफ जो है वो बैठ कर इमेजिन करती रहेगी कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी ये चीज़ें अक्सर फीमेल्स कह भी रही होती हैं, आपको सुनने को भी मिलेगा, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, आप मुझे वैल्यू नहीं देते हैं, आप मुझे छोड़ देंगे, या वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या हस्बैंड इन सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा घर से बाहर रहना स्टार्ट कर देते हैं, कि घर जाऊँगा तो वही चीज़ है, मुझे रिलैक्स होना है, वो उस जगह पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जहाँ पे रिलैक्सेशन फील होती है। तो घर नहीं आएगा तो भी वो इमेजिन करती रहेगी कि अब हस्बैंड को जो है मेरे में इंटरेस्ट नहीं रहा, हो सकता है कि उसका कहीं और अफेयर चल रहा है, ये इस तरह की जो है ना इमेजिनेशन उसके अंदर उसके माइंड में चलती रहती है। लेकिन एक चीज़ आपके नोटिस में रहनी चाहिए कि यहाँ पे सुसाइडल या सेल्फ मोटिवेटिंग बिहेवियर जो है वो यहाँ पे शो नहीं करती, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, जो इस बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंडर आते हैं पेशेंट, वो इस चीज़ को सुसाइडल एक्ट्स को शो नहीं करते, ठीक है? सुसाइडल थॉट्स नहीं आते हैं उनके अंदर, सुसाइडल बिहेवियर्स नहीं आते हैं, अगर हम पहले इसकी बात करें पहले सिम्टम्स की। सेकंड सिम्टम है आपके पास अ पैटर्न ऑफ unstable and intense interpersonal relationship characterized by alternating between extreme idealization and आपके पास डिवैल्यूएशन आ जाता है। अब आइडियलाइजेशन क्या होता है कि आप एक आइडियल कंसीडर कर रहे हैं अपने सामने वाले पर्सन को, एंड डिवैल्यू लाइजेशन क्या होता है कि आपने उसको बिल्कुल डीवैल्यू कर दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे जो मैंने पहले बात की थी कि ये बॉर्डर पे होता है, या तो एक्सट्रीम अटैचमेंट होती है या आपके पास एक्सट्रीम डिटैचमेंट देखने को मिलती है। तो या तो ये बिल्कुल अपने सामने वाले पर्सन को, चाहे वो उनका पार्टनर है, चाहे वो उनका फ्रेंड है, दोबारा से बात करेंगे, चाहे वो उसका फैमिली मेंबर है, ये को एक आइडियल बना लेते हैं, ठीक है? और इसकी वजह से क्या है, एकदम से आइडियल बनाएंगे, अगर वही चीज आ जाती है कि अगर सुबह उनके लिए ये आइडियल पर्सन था, ठीक है, तो शाम को इनके लिए ये इस पर्सन को बिल्कुल डीवैल्यू कर देंगे कि यार तुम्हारी तो कोई वैल्यू नहीं है मेरे सामने। ये चीज़ आ जाती है, लड़ाई झगड़ा, और क्योंकि इनके माइंड में एक वो जंग चल रही होती है, एक थॉट पैटर्न कॉन्टिन्यूसली चल रहा होता है कि ये पर्सन क्या है, ये इतनी देर कर दी, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, क्यों देर से आया, और ये सारे उनके माइंड में चल रहे होते हैं, शक जिसको पैरानोया भी कर सकते हैं। इसमें शॉर्ट टर्म ऑफ पैरानॉइड जो है वो आपको देखने को मिलता है, शॉर्ट टर्म, नॉट अ लॉन्ग टर्म। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप उसको जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि या तो उसको बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ कर लेगा उस पर्सन को, या फिर उसको डीवैल्यूलाइज़ कर देगा, ठीक है? और ये किस टाइम होगा, ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में होगा। एक पल में सोना और एक पल में चाँद, वो कहते हैं ना मासा, या क्या कहते हैं, आई डोंट रिमेंबर एग्ज़ैक्टली, मुझे ये याद नहीं है। तो ये चीज़ आती है इन पर्सन के अंदर कि एक्सट्रीमली उसको या तो आइडियलाइज़ कर लेगा उस पर्सन को, या फिर डीवैल्यू कर देगा। तो ऐसी सिचुएशन में इनके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते, अनस्टेबिलिटी होती है, सामने वाला पर्सन जो है वो इनको छोड़ कर चला जाता है, क्योंकि इतनी अनस्टेबिलिटी तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता कि यार कभी तुम इतना वैल्यू कर देते हो मुझे कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मैं कोई मेरी बहुत ही अहमियत है तुम्हारी नज़र में, या फिर तुम इतना डीवैल्यू कर देते हो कि मुझे लगता है कि मेरी कोई भी, मतलब सामने वाले की भी सेल्फ एस्टीम होती है कुछ, उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो वो कितनी देर तक बर्दाश्त करे। तो यहाँ पे आपके पास अनस्टेबिलिटी भी देखने को मिलती है। थर्ड सिम्टम की बात करें, आपके पास जो थर्ड सिम्टम है आइडेंटिटी डिस्टर्बेंस, यहाँ पे हमने पहले बात की थी कि सेल्फ इमेज की जो अनस्टेबिलिटी है, सेल्फ इमेज को पहचानना, अपने आप को देखना, ये चीज़ें भी इनमें अनस्टेबल पाई जाती हैं। अनस्टेबल सेल्फ इमेज और सेंस ऑफ सेल्फ। अब यहाँ पे उनको ये भी नहीं पता होता कि वो क्या चीज़ है। अब यहाँ पे उनको ये भी नहीं पता, एकदम से वो उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं ये कर लूँगा, और एकदम से उनके अंदर जो है वो मूड स्विंग्स की वजह से, या फिर उनके अंदर जो है वो अपनी सेल्फ इमेज को मेंटेन नहीं कर पाते, सेल्फ इमेज को जो है वो स्टेबल नहीं रख पाते। अब एक पर्सन है जिसको पता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंटली काम कर पाता हूँ और कर लूँगा, लेकिन ये है कि यहाँ पे पर्सन की जो सेल्फ इमेज है वो अप एंड डाउन पे चलती रहती है, जिसकी वजह से उसके फंक्शनल एरियाज जो है वो भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी की पहले बात कर चुके हैं। इम्पल्सिव बिहेवियर होता है इनका बहुत सारे एरियाज के अंदर, जिसमें अपनी सेल्फ को भी डैमेज कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास आ जाए स्पेंडिंग, एकदम से ख्याल है कि मुझे शॉपिंग करनी है तो शॉपिंग पे चले जाएंगे, और यहाँ पे उनको ये भी ध्यान में नहीं रहता कि मेरा बजट क्या है, क्या मुझे शॉपिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। बस एकदम से ख्याल आया तो उठा और शॉपिंग करने चले गए और ढेर सारी शॉपिंग कर ली, और बाद में आपके पास कुछ ना बचे और अपने आप को आपने बिल्कुल डैमेज कर लिया। ये सिचुएशन भी आ सकती है, सेक्स आ सकता है। अब यहाँ पे सेक्स का जिक्र इसलिए आया है इम्पल्सिविटी में कि यहाँ पे जब पर्सन रिलेशनशिप में आता है तो बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी जो है वो सेक्स एक्टिविटीज की तरफ चला जाता है, पार्टनर की तरफ। कि अगर वो इस सिचुएशन में ये समझ रहा होता है कि अगर मेरे पार्टनर ने मुझे इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया है, सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया, तो दैट्स मीन कि वो मुझे वैल्यू कर रहा है, मुझे वैल्यू दे रहा है, मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ। उनके माइंड में ये चीज़ें चल रही होती है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी रिलेशनशिप में जैसे ही जाते हैं वो इस एक्टिविटी की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद सब्सटेंस अब्यूज बहुत ज़्यादा देखने को मिला है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी के अंदर, आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास सिगरेट पीना, इसके अलावा अल्कोहल लेना और बहुत सारी, क्योंकि सेल्फ डैमेज करना है और इम्पल्सिविटी अपनी जो उनकी एंगरनेस है या इस चीज़ को आप डाउन करने के लिए या फिर वो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए चीज़ों का यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद रैकलेस ड्राइविंग हो सकती है, बिंज ईटिंग हो सकती है, ये सिचुएशन भी देखने को मिलती है। बिंज ईटिंग के ऊपर पूरी वीडियो इन डिटेल मैंने इस डिसऑर्डर के ऊपर भी आपको दी हुई है, मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं ये क्या है, किस तरह से होता है, इसका क्राइटेरिया क्या है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने डिस्कस कर चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पे भी आपके पास आता है डू नॉट इंक्लूड सुसाइडल और सेल्फ में। अब सेल्फ हार्म तो करते हैं लेकिन सुसाइडल इनके थॉट्स या बिहेवियर नहीं आते। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा कि सुसाइडल थॉट्स या फिर बिहेवियर नहीं आते, वो स्पेंडिंग कर रहे हैं, इसमें कोई सुसाइडल थॉट नहीं है। रेकलेस ड्राइविंग कर रहे हैं, सेल्फ हार्म करेंगे, लेकिन आपके पास जो है वो सुसाइडल थॉट नहीं आएंगे या सुसाइडल बिहेवियर नहीं आएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है द फिफ्थ वन इज रिकरेंट सुसाइडल बिहेवियर आएंगे, जेस्चर्स आएंगे, थ्रेट आएगा, सेल्फ मैनिपुलेटिंग बिहेवियर आएगा। अब यहाँ पे भी सुसाइड करते नहीं है ये लोग, लेकिन इनका बिहेवियर जो है आपके पास ये देखने को मिल सकता है। अब ये क्या है कि जब मैंने पहले एग्जांपल दी हस्बैंड एंड वाइफ की, तो जब शाम को वो आया या फिर दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ चला गया, तो पीछे से वाइफ क्या करेगी, अपने हाथ पे कट लगाना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि उसको लगता है या फिर वो हैप्पी फील करती हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स ये क्लेम करते हैं कि जब हम इस तरह की बिहेवियर शो करते हैं, इस तरह की आप जो है वो मूवमेंट्स करते हैं या बिहेवियर, सुसाइडल बिहेवियर करते हैं, कट्स लगाना, इसके अलावा खुद को डैमेज कर देना, थ्रेट करना खुद को, और किसी भी तरीके से जो है वो अपने आप को जो है वो डैमेज कर देते हैं ताकि सामने वाला पार्टनर जो है उनको वैल्यू करे या फिर इस तरह के। और इस तरह के देखने को मिला है, सुनने को मिला है कि जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पर्सन होते हैं, जब वो ये सेल्फ हार्म करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें रिलैक्स फील होता है, हमें इससे डेंजर फील नहीं होता, हमें इससे तकलीफ नहीं होती, बल्कि हमें रिलैक्सेशन होती है। जब हमारा ब्लड निकलता है या हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं तो हमें रिलैक्सेशन फील हो रही होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी, आपके पास आ जाता है अफेक्शन में भी आपके पास जो इमोशंस होते हैं उनमें भी अनस्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। आपके पास जो है वो इंटेंसिव एपिसोड ऑफ डिस्फोरिया आता है, इरिटेबिलिटी आती है, एंजाइटी आती है, यूजुअली लास्टिंग अ फ्यू आवर्स एंड ओनली रेयरली मोर देन अ फ्यू डेज। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं। अब आप कहेंगे कि बाइपोलर में भी तो यही होता है, लेकिन यहाँ पे बाइपोलर और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। किस तरह से कि यहाँ पे जो मूड स्विंग्स होते हैं वो फ्यू आवर्स तक रहते हैं, ये देखिए, एंड फ्यू डेज तक रह सकते हैं। लेकिन उसका अगर हम बाइपोलर की बात करते हैं तो बाइपोलर के लिए आपके पास एक जो है वो बाकायदा क्राइटेरिया है बाइपोलर का, कि एक एपिसोड मेनिया की होगी, दूसरी डिप्रेशन की होगी। अगर बाइपोलर 1 की बात करते हैं, बाइपोलर 2 की बात करते हैं तो हाइपोमेनिया और डिप्रेशन होगा। अब यहाँ पे क्या है कि मेनिया जो है वो आपके पास 7 डेज तक रहना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर वो मेनिया के फेज में है तो कंप्लीटली मेनिया के फेज में ही रहेगा, 7 डेज पूरे वो मेनिया के फेज में ही गुजारेगा। लेकिन अगर हम बॉर्डर लाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे पर्सन जो है वो मूड स्विंग्स फ्यू आवर्स के बाद चेंज होते रहते हैं, इसके मूड जो है वो चेंज होता रहता है, अनस्टेबलाइज होता है इसका मूड। सुबह खुश था तो शाम को जो है वो गुस्से में होगा, नाराज होगा, सैड होगा, जो है आपको इस तरह की सिम्टम्स देखने मिलती हैं कि फ्यू आवर्स के बाद इसके जो मूड्स हैं वो चेंज होता रहता है मूड इसका। जबकि आपके पास जो बाइपोलर है उसके अंदर एक स्पेसिफिक डेज होते हैं जिसमें उसकी स्पेसिफिक एपिसोड चलती है, एंड देन डिप्रेशन आता है आपके पास और उसके भी स्पेसिफिक डेज होते हैं आपके पास।
नंबर 7 की बात कर लेते हैं, क्रॉनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस। एम्प्टीनेस की मैंने पहले भी बात की थी। क्रॉनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस इन पर्सन को फील हो रहा होता है कि हमारे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ और मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, मुझे कोई वैल्यू नहीं करता, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मुझे जो है वो लोगों के साथ रिलेशनशिप नहीं है। तो इनको अंदर से जो इनकी फीलिंग्स होती हैं वो बहुत ही एम्प्टी होती हैं, बहुत ही एम्प्टीनेस फील कर रहे होते हैं, लोनलीनेस फील कर रहे होते हैं, अकेलापन फील कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो रिलेशनशिप ये बनाते हैं अगर बन जाता है तो उसमें बहुत ही एक्सट्रीम हद तक चले जाते हैं, जो कि मैंने पहले भी बात की है। ठीक है, क्योंकि इनको फियर होता है कि हम दोबारा से अकेले ना हो जाए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी नंबर 8 क्राइटेरिया की। तो इन अप्रोप्रिएट इंटेंस एंगर होता है, एंगर की हम बात कर चुके हैं। डिफिकल्टी कंट्रोलिंग एंगर, आपके पास एंगर कंट्रोल नहीं होता। फ्रीक्वेंटली डिस्प्ले ऑफ टेम्पर, कंटेंट एंगर एंड रिकरेंट फिजिकल फाइट। अब यहाँ पे ये फिजिकल फाइट भी करेंगे, आपके पास नजर आएगा कि हस्बैंड के या फिर जो उनका पार्टनर है, चाहे वो फ्रेंड है, चाहे वो सिबलिंग है, चाहे वो जो भी है, तो इस तरह जो है एंगर इस हद तक होता है कि इसको एग्रेशन की हद तक शो करते हैं और फिजिकल फाइट तक भी ये जाते हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास नंबर 9 में, आपके पास जो देखने को मिलता है दैट इज ट्रांसिस्ट स्ट्रेस रिलेटेड पैरानॉइड आइडिएशन एंड फियर डिसोसिएशन सिम्टम्स आपके पास देखने को मिलती हैं। आप स्ट्रेस रिलेटेड पैरानॉया, आपके पास पर्सन को स्ट्रेस होगा जिसकी वजह से वो पैरानॉया शो करेगा, पैरानॉइड शो करे जो है वो सिम्टम्स शो करेगा। कैसे कि उसको स्ट्रेस है कि उसका, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दे चुकी हूँ इसके बारे में, कि उसको स्ट्रेस है कि उसके, अब सिबलिंग को ले लेते हैं कि उसको स्ट्रेस है कि उसके सिबलिंग जो है वो ज़्यादा अटैच है दूसरे कजन्स के साथ, या या मदर फादर की ले लेते हैं कि उसको लगता है कि उसके मदर फादर ज़्यादा अटैच है सिबलिंग के साथ और मेरे साथ ज़्यादा अटैच नहीं है, और इसी की बुनियाद पर वो ज़्यादा पे चला जाएगा। और ऐसे लोग जो होते हैं ना वो ज़्यादातर नाखुद, वो कहते हैं ना, वो कुछ पर्सन हम लोग आम तौर पर यूजुअली तौर पर बात कर रहे होते हैं, ये पर्सन जो ना खुद खुश रहता है ना दूसरे को खुद खुश रहना देता है। तो ये जो आम ज़बान में बात की जाती है इन लोगों के बारे में, वो यही चीज़ आती है। ये ना तो अपने एंगर को मैनेज कर पा रहे होते हैं, ना ही अपनी फीलिंग्स को मैनेज कर पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनके जो ब्रेकअप्स हैं, जो इनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो सिबलिंग है, इनसे दूर हो जाएँगे, फैमिली दूर हो जाएगी, पेरेंट्स दूर हो जाएँगे, हस्बैंड जो है वो डिवोर्स दे देगा, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। और जब तो यहाँ पे पर्सन जब डाइवोर्स हो जाती है, उसको फैमिली में दोबारा आकर रहने लग जाता है, तो वो क्या करता है कि वो दूसरे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर कोई कपल उसके सामने बैठ गया है, कोई हँस रहा है या कुछ खा रहा है, एक साथ बैठ कर कहीं जा रहे हैं रेडी होकर, तो इन चीज़ों को भी वो बर्दाश्त से, उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं। उसको पता होता है कि मैं ठीक नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद वो उनको हैप्पी नहीं देख सकता, उनको एक साथ नहीं दे सकता। तो ये चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से उसकी फैमिली के साथ भी उसके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, फैमिली भी जो है वो उसे छोड़ देती है, काफ़ी अरसे तक जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसको छोड़ देती है। तो यहाँ पे एक और चीज़ के इनमें स्टेबिलिटी जो है वो इस पर्सनैलिटी के लोगों में स्टेबिलिटी कम देखने को मिली है, लेकिन 40 से अबव जब ये लोग हो जाते हैं तो इनको इनमें थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं। तो आप बात कर लेते हैं इनके ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो इनकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि इनको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि इनको फर्स्ट जो हो इनकी प्रायोरिटी होती है वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू साइकेट्रिस्ट। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो साइकोलॉजिस्ट के पास ये जब जाएगा तो आपके पास, या जब हमारे पास आएगा, तो हम क्या करेंगे कि हम इसको साइकोथेरेपी देंगे। साइकोथेरेपी में आपके पास इसको देखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है डीबीटी। डीबीटी आपके पास आ जाती है डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी। ये एक खास किस्म की थेरेपी होती है जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी और दूसरे डिसऑर्डर्स में भी दी जाती है, लेकिन स्पेशली बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। इसके अलावा अगर आपने पेशेंट में देखा है कि उसके अंदर कोई डिप्रेसिव सिम्टम्स पाई जाती है या फिर उसकी कॉग्निशन में कोई प्रॉब्लम है, तो आप डीबीटी के साथ इसको सीबीटी भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंटली इसकी जो फर्स्ट जो आपके पास फर्स्ट लाइन इसका ट्रीटमेंट कह सकते हैं वो डीबीटी से किया जाता है। एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म जो है वो थेरेपी चलती है इस पर्सन की, और उसके बाद इसके थॉट्स पे, इसके कॉग्निशंस पे काम किया जाता है। उसके बाद अगर हम मेडिकेशंस की बात करें तो मेडिकेशन इसको बहुत कम जो है वो मेडिकेशंस जो है वो पर्सन को रिकमेंड किया जाता है कि इनको मेडिकेशंस दी जाए।
लेकिन यहाँ पे क्योंकि इनके जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे वो एंगर मैनेजमेंट का हो, चाहे वो मूड स्विंग्स का हो, चाहे आपके पास इम्पल्सिविटी का हो, ये सारी चीज़ें जो है वो मैनेज की जाती हैं डीबीटी के थ्रू। लेकिन अगर हम बात करें मेडिकेशंस की, तो आप मेडिकेशंस जो है वो इनको अगर तो इनके अंदर इम्पल्सिविटी बहुत ज़्यादा है या एंगर बहुत ज़्यादा है, तो इनको एंटीसाइकोटिक यूज़ करवाई जा सकती है, ठीक है। और मूड को स्टेबलाइज करने के लिए इनमें मूड स्टेबलाइजर जो है वो यूज़ करवाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, लेकिन इनकी जो फर्स्ट लाइन जो आप ट्रीटमेंट कह सकते हैं वो यही होता है कि इनको साइकोथेरेपी दी जाए। ज़्यादा कोशिश यही की जाती है कि इनको साइकोथेरेपी के थ्रू ट्रीट किया जाए, इनकी जितनी भी प्रॉब्लम है उसको मैनेज किया जाए और ये हैप्पी लाइफ जो है वो गुजार सकें। वीडियो जिसमें हमने बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डिस्कस किया है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो। और उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए फ़ायदेमंद ज़रूर साबित होगी। मेरी बाकी वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा, चाहे वो बाइपोलर डिसऑर्डर है या बहुत सारे और डिसऑर्डर भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इंशाल्लाह अपनी एक नई वीडियो के साथ, एक नई डिसऑर्डर के साथ दोबारा हाज़िर होंगी अपने इसी चैनल के ऊपर। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।